बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लिया था, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम 4th बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जो कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और ये हर एक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इवन कि ये वायरस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और सारा का सारा फंक्शन जो है वो न्यूक्लियस की वजह से सेल कंट्रोल होता है। सो इस वजह से हम न्यूक्लिक एसिड को मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जो कि हर एक सेल में मौजूद होना चाहिए। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, फ्रेडरिक मिशर एक केमिस्ट थे, एक फिज़िशियन थे, जिन्होंने 1869 में पस सेल के अंदर एक ऐसा मटेरियल देखा। अच्छा, पस सेल क्या है? पस सेल एक ऐसा सेल है जो कि आपको जब चोट लग जाती है तो वहाँ पर कुछ दिन बाद क्रीमी पेस्ट बन जाता है। जो कि क्रीमी पेस्ट होता है वो पस सेल्स होते हैं। दरअसल वो डेड WBCs होते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के साथ फाइट कर चुके होते हैं और वो ख़ुद भी किल हो चुके होते हैं और बैक्टीरिया भी मर चुके होते हैं। तो उस पस सेल के अंदर जो है वो सारा का सारा WBCs और बैक्टीरिया का डेब्रिस होता है, जिसकी वजह से उसको पस सेल का नाम दिया गया है। पस सेल जैसे कि पिंपल्स वगैरह भी जो होते हैं वो स्किन से बाहर निकले हुए होते हैं और उसके अंदर पस क्रिएट होता है, क्रीमी पेस्ट होता है, जो कि कुछ दिन बाद खुद ब खुद रिमूव हो जाता है, तो उसे हम पस सेल्स कहते हैं। न्यूक्लाई कहते हैं, न्यूक्लियस सिंगुलर को कहते हैं, न्यूक्लाई ज़्यादा को कहते हैं। तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस थे, यानी कि बहुत सारे पस सेल्स थे जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लाई थे। तो न्यूक्लाई ऑफ पस सेल्स के अंदर उन्होंने क्या देखा? दिस कंपाउंड वाज नीदर प्रोटीन, लिपिड नॉर कार्बोहाइड्रेट। ना ही ये प्रोटीन जैसा था, ना ही ये लिपिड जैसा था, और ना ही ये कार्बोहाइड्रेट जैसा था। तो उसने इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिन, बिकॉज इट वाज लोकेटेड इन न्यूक्लियस। क्योंकि ये न्यूक्लियस में उसे दिखा था अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसने न्यूक्लियस के अंदर देखा था, इस वजह से उसने उसका नाम न्यूक्लिन रख दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, तो इस वजह से उसने जस्ट उस टाइम न्यूक्लिन रख दिया था। न्यूक्लिन एक ऐसा वर्ड है, यानी कि न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ था। न्यूक्लिन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। लेटर ऑन इन 1920, तो 1920 में उसने न्यूक्लिन का नाम चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया, क्योंकि उसने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा और फर्दर एनालिसिस की उसकी, जिसकी वजह से उसे मालूम हो गया कि जो ये न्यूक्लिक एसिड उसने इसलिए नाम रख दिया क्योंकि उसके अंदर उसका एसिडिक करेक्टर उसने देखा, यानी कि वो एसिडिक इन नेचर था ज़्यादातर, जिसकी वजह से उसने न्यूक्लिक एसिड का नाम रख दिया। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज़ एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन ऑल सेल्स एंड वायरसेस। जितने भी सेल्स हैं, इवन के वायरसेस हैं, उन सब के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA, RNA आप लोगों ने सुना होगा। तो ये 2 टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड की, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA, डी से डीऑक्सी, राइबो से न्यूक्लिक से N और एसिड से A। तो DNA जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है। DNA इज़ मेनली फाउंड इन क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस, इनकोड्स द फॉर्मेशन ऑफ टू मेक प्रोटीन्स। तो DNA एक ऐसा मटेरियल है, यानी कि एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर वो मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर सारे का सारा इन्फॉर्मेशन होता है सेल का, कि सेल को किस तरह से कंट्रोल करना है, सेल की एक्टिविटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, जिसके अंदर जो आगे चलकर ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो क्रोमोसोम्स के अंदर DNA की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह DNA को डिस्कस करेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम RNA कहते हैं, R से राइबो, N से न्यूक्लिक, A से एसिड। 90% RNA जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, जबकि DNA जो है वो कम्प्लीटली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। DNA कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, DNA आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही मिलेगा।
जबकि आरएनए जो है वो आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा 90%, जबकि उनका 10% जो है वो आपको न्यूक्लियोलस में मिलेगा, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक और सर्कुलर पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेंगे जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में काम आते हैं। तो दोनों जो है वो डीएनए और आरएनए मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट से डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जिस तरह से प्रोटीन्स जो थे वो पॉलीमर थे अमीनो एसिड्स के, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड के पॉलीमर्स थे, लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड के पॉलीमर्स थे। तो सेम इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक पॉलीमर है, यानी कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड क्या हैं? छोटे छोटे मोनोमर्स हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बने हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन को आज हम पढ़ेंगे। तो ये मोनोमर्स हैं दरअसल न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के। डीएनए एक पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड का, आरएनए भी है न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। ये दोनों टाइप है न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए और आरएनए। अच्छा, डीएनए पॉलीमर है और इसका मोनोमर्स जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि ये पॉलीमर है और इसका जो मोनोमर है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स हैं, ठीक है। और आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आरएनए के मोनोमर्स। तो याद रहे डीएनए के मोनोमर्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और आरएनए के मोनोमर्स राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड के पास पेंटोज शुगर का होना ज़रूरी है, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेसिस का होना ज़रूरी है। पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज का मतलब होता है 5। जिस शुगर के अंदर 5 कार्बन मौजूद होंगे उसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं और इनकी शुगर का नाम होता है राइबोज शुगर। तो ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज शुगर का कि डीऑक्सीराइबोज शुगर हम क्यों कहते हैं और राइबोज शुगर क्यों कहते हैं। ये एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H मॉलिक्यूल है और यहाँ पर OH है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं है जिसकी वजह से हम इनको डीऑक्सीराइबोज कह रहे हैं, यानी कि एक ऐसा शुगर जिसके अंदर एक ऑक्सीजन कम है। डी यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर डी है, कम है ऑक्सीराइबोज, यानी कि राइबोज शुगर तो है बट ऑक्सीजन कम है। ऑक्सी यानी कि एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सी है, डीऑक्सीराइबोज हैं जिसको हम डीएनए कहते हैं। यानी कि इसका केमिकल फार्मूला अगर हम पढ़ें तो C5H10O4 है, यानी कि एक ऑक्सीजन कम है, O4 है। जबकि राइबोज शुगर को हम देखें तो यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर जो है यहाँ पर H ग्रुप है और यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है, ऑक्सीजन कंप्लीट है इनका, इस वजह से इनको राइबोज कह रहे हैं। यानी कि आरएनए जिसका केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल फार्मूला जिसका है C5H10O5। तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट है, जबकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है जिसकी वजह से इसे नाम दिया हुआ है डीऑक्सीराइबोज का। फॉस्फोरिक एसिड नाम से ही मालूम हो रहा है H3PO4 है इनका फार्मूला, और जो है वो यहाँ पर ये शो करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी को। डीएनए और आरएनए में ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और नाइट्रोजीनस बेसिस जो हैं वो बेस इन नेचर हैं, नेम से ही मालूम हो रहा है। तो ये बेसिस होते हैं और ये पायरामिडीन और प्यूरीन, दो इनकी टाइप्स होती हैं नाइट्रोजीनस बेसिस की। पायरामिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। पायरामिडीन की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, एक है साइटोसिन, सेकंड थायमीन, थर्ड यूरासिल। थायमीन जो है वो हमेशा डीएनए में प्रेजेंट होगा, जबकि यूरासिल जो है वो हमेशा आरएनए में प्रेजेंट होगा। थायमीन कभी आरएनए में प्रेजेंट नहीं हो सकता, यूरासिल कभी भी डीएनए में प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। प्यूरीन जो है वो प्यूरीन की 2 टाइप्स होती हैं, प्यूरीन एडनिन और ग्वानिन।
एडेनिन और गुआनिन दोनों जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में होंगे और ये तीनों साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में होंगे। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।